हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 3 का ए पार्ट। यूनिट 3 का क्या, यूनिट 3 किस पे है, मतलब जो ए बी एंड सी पार्ट आपका आएगा, ये पूरा टॉपिक किस यूनिट का टॉपिक क्या होगा। इसका टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एसएसटी एजुकेशन, मतलब सोशल स्टडीज एजुकेशन। इसका ए पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 एंड 2 फुल्ली अपलोडेड है चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएसटी की पेडागोजी का प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वो सारी वीडियोस को बिंज वॉच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो द ए पार्ट इज ऑन द टॉपिक peer assessment, use of rubrics and portfolio in assessment of social studies। ठीक है, अब पीयर असेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे। रूब्रिक्स क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, लेकिन ये पढ़ने से पहले ना ये तीन चीजें मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को हम अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट एंड असेसमेंट और इवैल्यूएशन को डीपली जानने के लिए हियर इट गोस। अब यहाँ पे आप जरा रीड करिए मेजरमेंट को। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग और असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब जहाँ पे हम क्वांटिफाई कर देते हैं किसी डाटा को, जब हम उसे न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं तब हम उसे कहते हैं मेजरमेंट। जैसे कि कोई टेस्ट का स्कोर है वो हो गया, कोई असाइनमेंट है उसके ग्रेडिंग सिस्टम करना है, उसकी ग्रेडिंग देनी है, तो वो हो गया, वो मेजरमेंट में आ जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट का, बच्चे का मैथ्स में टेस्ट में कितना स्कोर आया, दैट इज 85 आउट ऑफ 100। मतलब हमने उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर दी या उसे न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दी, तो वो आ गया आपका मेजरमेंट में। अब आगे आता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, मेजरमेंट से भी बड़ी टर्म है असेसमेंट। इसमें क्या होता है, it is the process of gathering and analyzing and interpreting data from various measurement। ठीक है, अब अलग अलग क्वांटिफाइड डाटा में से हम जब चीजें उठाते हैं तब हम असेसमेंट करते हैं, बिकॉज असेसमेंट इज अ ब्रॉडर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की स्किल देखनी है, उसकी एबिलिटी देखनी है, उसका फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड हम यूज करेंगे, जैसे क्विज हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की टीचर की एवेल्युएशन करनी है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के कंसेप्ट की, तो वो क्या करेंगे, क्विज का सहारा ले सकते हैं, क्लास डिस्कशन का सहारा ले सकते हैं, या प्रोजेक्ट का सहारा लेके बच्चे की असेसमेंट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही इवैल्यूएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, फाइनल जजमेंट, मतलब ये तो फाइनल डिसीजन है कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा। ठीक है, अब ये किस पे बेसिस पे होता है, असेसमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे आप हायरार्की देख रहे हैं, मेजरमेंट छोटा है, फिर उससे ब्रॉडर टर्म असेसमेंट है, फिर असेसमेंट से भी ब्रॉडर टर्म इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में फाइनल हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके गोल स्टूडेंट के क्या है, स्टैंडर्ड है, उसका आउटकम क्या है, वो सब इसमें गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चे की we need to decide whether a student has met the requirement to pass the कोर्स होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन में आपने कितने स्कोर करे हैं, कितनी कितनी आपने अलग चीजें करी हैं। ठीक है, तो वैसे स्कूल लेवल पे भी होता है कि एक क्लास में जो बच्चा पास होगा तो उसके लिए बहुत सारी चीजें उसकी देखी जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स, इंटरनल असेसमेंट्स एंड ऑल। फिर जाके वो उसके टेस्ट का असाइनमेंट्स रिकॉर्ड देखा जाता है, फिर उसकी ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखी जाती है, तो वैसे उसकी इवैल्यूएशन होती है, फिर वो अगली क्लास में प्रमोट होता है बच्चा। इवैल्यूएशन होगी अच्छे, अगर उसकी इवैल्यूएशन में वो पास हो जाता है तभी वो अगली क्लास में प्रमोट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी तीन टर्म्स। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए ये तीनों टर्म्स, एंड तभी आप अगला टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। So let's move on to the peer assessment। peer assessment को अब हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है peer assessment की। ठीक है, peer assessment की डेफिनेशन गिवन है चिन, CHIN 2016 में इन्होंने कहा
कि पीयर असेसमेंट इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, वेयर बाय स्टूडेंट्स प्रोवाइड फॉर्मेटिव और समेटिव फीडबैक। ठीक है, बच्चों का फॉर्मेटिव एंड समेटिव फीडबैक उन्हें दिया जाता है टू फेलो स्टूडेंट्स अबाउट द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो क्लासमेट्स हैं वही आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, वही आपकी असेसमेंट करते हैं, और उसे हम कहते हैं पीयर असेसमेंट। इवैल्यूएशन में सॉरी असेसमेंट आएगा। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपके क्लासमेट्स आपके बारे में टीचर को बताते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव फीडबैक जब टीचर को आपके फेलोमेट्स बताते हैं क्लास के, तो उसे हम कहते हैं पीयर असेसमेंट। ठीक है, अब ये कैसे करी जाती है पीयर असेसमेंट? नंबर 1, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी असाइनमेंट देनी है बच्चे को, या एक्टिविटी कौन सी करवानी है, ताकि बच्चे एक दूसरे को समझे और फिर आपको फीडबैक तभी देंगे ना जब कोई एक्टिविटी होगी। ऐसे तो है नहीं कि क्लास में गए, हाँ जी एक दूसरे के बारे में बताओगे। एक एक्टिविटी या असाइनमेंट आप अरेंज करते हो जहाँ पे बच्चे ग्रुप वर्क करते हैं, और वो ग्रुप वर्क में बच्चे एक दूसरे के साथ जब टाइम बिताते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, तभी वो आपको फीडबैक दे पाएंगे एज ए टीचर। ठीक है, बच्चे आपको, जब आप टीचर होंगे तभी बच्चे आपको, टीचर को फीडबैक दे पाएंगे बच्चे के बारे में। फिर आता है क्लियर द रीज़न। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सिलेक्शन कर लिया, फिर आप पीयर असेसमेंट शुरू करने से पहले बच्चे को रीज़न बताओगे कि वो ग्रुप वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का फीडबैक टीचर को प्रोवाइड करना है, तभी बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, नहीं तो कई चीज़ें तो वो लाइटली ले लेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे अच्छे से। जब उन्हें पता है कि उन्हें एक दूसरे का असेसमेंट करना है, तभी वो आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर इन्फॉर्म इन एडवांस। ये नहीं कि क्लास में गए कि शुरू कर दिया, नहीं, पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना है बच्चों को, प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है कि पीयर असेसमेंट होगा, यू हैव टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, फिर आता है प्रैक्टिस प्रायर डिस्कशन। प्रायर डिस्कशन का ये मतलब होता है कि जब बच्चे आपके डिस्कशंस होती हैं तो बच्चे तभी आपको अच्छे से बता पाएंगे, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। प्रायर डिस्कशन का मतलब यही है कि अगर बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ रहे, ताकि उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो और वो आपको एक्यूरेट फीडबैक बता पाए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होने चाहिए, कि बच्चे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, या जैसे जैसे उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन है आप बच्चे को क्लियरली वो बताएंगे। प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ताकि बच्चे को थोड़ा पता चले कि ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली हैं, तभी वो जाकर परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेस अपॉन रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम बच्चे को क्या स्ट्रेस करेंगे कि वो काम करें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलके, ताकि प्रमोट हो वर्क, टीम कल्चर या वर्किंग टुगेदर, और फिर आपको वो अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे। ऑर्गेनाइज फीडबैक डिस्कशन सेशन। जब सब कुछ एक्टिविटी अच्छे से होगी फिर फीडबैक का एक डिस्कशन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग, जो फीडबैक टीचर को मिली है वो फीडबैक बच्चों को भी तक पहुंचनी चाहिए ना, तभी बच्चे इम्प्रूव करेगा। जब फीडबैक टीचर के पास आ गई तो एक डिस्कशन होगा, फीडबैक डिस्कशन टीचर और बच्चे के साथ। प्रोवाइडिंग कलेक्टिव फीडबैक। अब ये फीडबैक कैसे आपने देनी है, ये आप कलेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे और टीचर। रेंडमाइज्ड सिलेक्शन ऑफ पीयर असेसर। इसमें क्या होगा कि आप पीयर असेसर को रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे सिस्टम ना बड़ा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। रेंडमली का मतलब ये नहीं कि टीचर पार्शियल होगा, जो मेरा फेवरेट बच्चा है वही, नहीं, रेंडमली सिलेक्ट करना है आपने बच्चे। ठीक है, उससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है ग्रुप के बीच में। अब बच्चे को लगता है हाँ नहीं, इसने फीडबैक दिया होगा तो ठीक ही दिया होगा, बिकॉज ये कोई पार्शलिटी तो ही नहीं है टीचर की तरफ से। रिटन फीडबैक। जब कई बार ना फीडबैक ऑरल ले सकते हैं, लेकिन ऑरल की जगह रिटन फीडबैक ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है कि जो जो बच्चे ने गलतियाँ करी वो इम्प्रूव होनी है या उसने कितना इम्प्रूव कर लिया, बाद में आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो रिटन फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पेयर असेसमेंट की नीड क्या है। पहली बात तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है कि वर्क कल्चर कैसे होता है,
हाउ टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता है अगर आप सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई असाइनमेंट या एक्टिविटी करवा रहे हैं। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वर्क इज ऑल्सो द पीयर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट में बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल्फ इवेल्युएशन स्किल, यहाँ पे टीचर इवेल्युएट नहीं कर रहा, बच्चे ही बच्चे को इवेल्युएट कर रहा है। जिस बच्चे की इवेल्युएशन हो रही है उसे पता है कि उसे भी इवेल्युएट करा जा रहा है, ठीक है, या उसे भी असेस करा जा रहा है। तो दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन स्किल जो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। अपने बारे में वो और अच्छे से जानता है। जब उसे फीडबैक मिलता है तब बच्चे को पता चलता है कि हाँ मेरी ये गलती है, मुझे इम्प्रूव करना है। थर्ड, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यहाँ पे बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है उनके पीयर की तरफ से। बिकॉज टीचर तो एक पीरियड लगाता है, लेकिन बच्चे जो है वो क्लास में सारा दिन उसके साथ होते हैं। तो पीयर असेसमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और जो फीडबैक मिलेगा वो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, अगर बच्चे को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो बच्चा कहते हैं कि कई बार हम सक्सेस बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ जाता है, और इतना सिर पे चढ़ जाता है कि जब फेलियर बच्चे को मिलता है ना फिर वो रोने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा क्लास में हमेशा टॉपर आता था, लेकिन एक दिन उसके 2-3 नंबर पीछे रह गए तो अगले दिन वो टॉपर नहीं भी आया तो वो रोने लग जाएगा, बिकॉज उसने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही बच्चे को अगर तारीफ मिलती रही तो वो क्रिटिसिज्म सहना भूल जाएगा, या उसने सही नहीं होगी तो वो सह नहीं पाएगा और वो कुछ गलत स्टेप ले लेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे यही एक एज होती है जब बच्चे को हमें एक क्वालिटी सिखानी होती है, दैट इज एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक्सेप्ट करो अगर आप में कोई कमी है और वो कमी को इम्प्रूव करो। ओके, कॉम्पिटेंस, बच्चे के बीच में कॉम्पिटेंस लेवल डेवलप होता है कि मैंने अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग या दूसरों के मुकाबले कैसे बेस्ट निखारना है अपने आप, दैट इज कॉम्पिटेंस। इंजॉयबल लर्निंग, जब बच्चे साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें इंजॉयमेंट होता है, बिकॉज आपने उनको एक रोल दे दिया तो बिजी रहते हैं बच्चे, बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे, तो इंजॉयबल लर्निंग होगी। आई होप इट्स क्लियर। तो इसी के साथ हमारा पीयर असेसमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है? तो रूब्रिक्स होता है कि ग्रेडिंग टूल होता है। ग्रेडिंग टूल होता है विच इज रिलायबल। रिलायबल मतलब आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई गलत चीजें आपको ग्रेडिंग टूल देगा नहीं, ये बिल्कुल ही बहुत ही रिलायबल होता है। रूब्रिक्स वैलिड, वैलिड मतलब जिस टाइम पीरियड तक आपने ये रूब्रिक्स डेवलप करा है उस टाइम पीरियड तक ये वैलिड रहेगा, मतलब ये बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज हर एक चीज की टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रूब्रिक्स बनाया 2024 के लिए, 2024 का रूब्रिक्स ये ग्रेडिंग टूल डिफरेंट होगा 2025 में, बिकॉज 25 में तो अपग्रेडेशन हर साल आती है, करिकुलम में या असाइनमेंट्स में या प्रोजेक्ट वर्क में। जो असाइनमेंट या करिकुलम पुराना था मैंने उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक्स बनाया, लेकिन 2025 के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड मतलब उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है तब तक वो वैलिड होता है। ट्रांसपेरेंसी, रूब्रिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करता है। कैसे? ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। रघुपति एंड ली ने 2020 में ये कहा था कि रूब्रिक आइडेंटिफाइज द लर्निंग गोल्स एंड एस्पिरेशंस फॉर परफॉर्मेंस। जो रूब्रिक से ग्रेडिंग टूल है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? लर्निंग गोल क्या होंगे एंड एस्पिरेशन फॉर परफॉर्मेंस, मतलब हम क्या गोल या बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, ये रूब्रिक्स बताएगा हमें। ओके, तो रूब्रिक्स होते हैं दो तरह के होते हैं रूब्रिक्स, दैट इज होलिस्टिक एंड एनालिटिक रूब्रिक। होलिस्टिक एंड एनालिटिक रूब्रिक। अब ये क्या होता है ये मैं आपको फटाफट से ब्रीफ में बता देती हूँ। जो आपके पास होलिस्टिक रूब्रिक होता है उसमें एक चीज की जजमेंट करी जाती है, बीट परफॉर्मेंस या आपका बिहेवियर, उसमें एक ही चीज की जजमेंट करी जाती है, जिसमें डिटेल ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं बच्चे को। और ये होलिस्टिक रूब्रिक क्या होता है, ये लार्ज ग्रुप के लिए हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे बच्चों की एक क्लास में, या सपोज कर लो 5th क्लास के बच्चों के लिए मुझे ABC इतने सारे सेक्शन होते हैं 5th क्लास के, ना, तो सारे सेक्शंस में क्लास का मैंने पर्टिकुलर एक होलिस्टिक रूब्रिक बनाया। तो सारे बच्चों का एक ही पार्ट जज करेगा और वो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल रिटर्न वाला, ओके, रिटर्न वाला कि बच्चा रिटर्न कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी एफिशिएंट है। तो जो मैं क्राइटेरिया बनाऊंगी रूब्रिक्स के लिए,
या ग्रेडिंग टूल बनाएंगे, वो रिटर्न उनकी स्किल को जज करेगा। तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है, बिकॉज आप एक ही चीज़ जज कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों की, तो वो होलिस्टिक रूब्रिक हम लेके जा सकते हैं। मतलब एक जजमेंट करनी है तो एक जजमेंट तो हम बहुत सारे लोगों पे भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल यही फॉलो होता है होलिस्टिक रूब्रिक पीएचडी में। पीएचडी में क्या होता है, आप एक सर्वे करते हैं बहुत सारे लोगों का, तो होलिस्टिक रूब्रिक वहाँ पे यूज करा जाता है एक वाइडर लेवल का। एनालिटिक रूब्रिक, एनालिटिक रूब्रिक में क्या होता है, वहाँ पे एक जजमेंट होती थी होलिस्टिक में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जजमेंट्स होती हैं। और इसमें क्या होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या क्या चीज़ एनालाइज करने वाले हो। एनालिटिक रूब्रिक में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज होती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं। अब आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन भी तो डिटेल्ड में देनी पड़ेगी ना, कि आप क्या क्या एनालाइज कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन आपकी होगी डिटेल वे में। और इसमें हम क्या करते हैं, हम बच्चे को 3 to 5 पॉइंट स्केल में स्कोरिंग देते हैं या ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक हम बच्चों को देते हैं। उसके बाद ठीक है, इसमें इजीली हम बच्चे को जज कर सकते हैं उसके स्ट्रॉन्ग और उसके वीक एरिया क्या होंगे, बिकॉज हम बहुत सारी जजमेंट कर रहे हैं, तो हम आसानी से बता पाएंगे उसका स्ट्रॉन्गर एरिया क्या है और उसका वीक एरिया क्या है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है रूब्रिक की। होलिस्टिक एंड एनालिटिक रूब्रिक में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ रूब्रिक की। इसमें तो होता है एक टास्क डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी टास्क है उसकी आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को बोला कि क्लास में तो आप सबने पीपीटी बनानी है, और पीपीटी की डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें मेंशन करके दूंगी। तो वो हो गया एक रूब्रिक की पीपीटी मैंने एनालाइज करनी है बच्चों को, और वो पीपीटी में क्या क्या बनाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा कि बच्चे इंट्रो लिखेंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पीपीटी बनानी है तो इंट्रो आएगा, फिर प्रियम्बल होना चाहिए, प्रियम्बल के बारे में ब्रीफ इंट्रो होनी चाहिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, सिटीजन्स राइट्स जो हमें मिले हैं, सिटीजन्स ड्यूटीज जो हैं वो मेंशन करने हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फन फैक्ट्स बताने हैं सब। तो ये हो गया टास्क डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। फिर स्केल लेवल, अब इसमें क्या होता है, आप बच्चे को जो ग्रेडिंग देते हैं उसका भी एक स्केल आपको डेवलप करना होता है। इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टीचर्स। ओके, अब आप इसमें क्या करते हैं, स्केल लेवल आप बच्चे को देते हो, इसमें क्या करते हो कि आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि जिसने प्रियम्बल डाला है उसका 1 पॉइंट, जिसने इंट्रो डाला है उसका 1 पॉइंट, जिसने एक स्लाइड मिस कर दी तो उसको 0 मिलेगा। मतलब 10 क्राइटेरियाज मैंने बता दिए कि ये स्कोर ये चीज़ के लिए मिलेगा। 10 स्लाइड्स फॉर 10 मार्क्स, अगर 9 स्लाइड्स हैं तो 9 मार्क्स मिलेगा। तो स्केलिंग वैल्यू ऐसे होता है। डायमेंशंस, डायमेंशंस में क्या होता है कि आप क्राइटेरिया देते हैं बच्चे को। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का रूब्रिक पार्ट होता है। ठीक है, रूब्रिक हम क्लास टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चे की असाइनमेंट, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, सेमिनार, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा, कुछ भी। ठीक है, डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस के लिए हम रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो बिल्कुल वैसे ही जो मैंने पहले आपको बताया, इसके अलग से वैसे हेडिंग हम डाल देते हैं। क्राइटेरिया में क्या होता है, एक एक माइन्यूट चीज़ आप इसमें मेंशन करते हो कि ये चीज़ का ये क्राइटेरिया है, ये चीज़ डालनी है तो ये क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पीपीटी तभी एक्सेप्ट होगी अगर आपने एंड में रेफरेंसेस डाले हैं, ऑथेंटिक रेफरेंसेस। तो ये क्राइटेरिया होगा कि आपकी पीपीटी तभी एक्सेप्ट होगी जब आपने रेफरेंसेस पीपीटी में ऑथेंटिक डाले हैं। ओके, तो नीड क्या होती है रूब्रिक्स की, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड मतलब जब सभी के लिए एक ही रूल है, एक ही क्राइटेरिया है, तो डेफिनेटली रूब्रिक्स ट्रांसपेरेंसी आप आपके बीच में लेके आती है, असाइनमेंट्स के बीच में या जो भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है, तो इसे मना नहीं करता फिर एक्सेप्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट में वही है, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई रोल्स आ जाते हैं। आइडेंटिफाई गोल्स मतलब आप गोल्स के अकॉर्डिंग अपना रूब्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपने होलिस्टिक करना है, एनालिटिकल करना है, या आपका क्या गोल है, किस चीज़ के लिए आप रूब्रिक डेवलप कर रहे हैं, बच्चे के बीच में क्या आइडेंटिफाई आप करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं। प्रोवाइड फीडबैक, अब रूब्रिक्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक।
जब टीचर आपको रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग देंगे तो फीडबैक तो आपको मिलेगा ही ना साथ में। कंसिस्टेंसी इसमें डेवलप होती है। कैसे कि एक क्लास के लिए रूब्रिक बन गया तो काफ़ी क्लासेस के लिए हम वही रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, या आने वाले कई सालों तक हम वही रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप टीचर से जाके पूछेंगे कि मुझे इतना कम ग्रेड क्यों मिला है, तो टीचर आपको साथ बार साथ बता देगा कि आपकी ये कमी थी, तो काउंटेबल हो गए ना आप। अकाउंटेबल होगी कि आपने ये चीज़ पूरी नहीं करी इसलिए आपके ये नंबर आए। कोई पार्शियलिटी नहीं होती फिर इसमें, कोई सब्जेक्टिविज्म नहीं होती है। तो आई होप रूब्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक ए पार्ट का है, पोर्टफोलियो इन असेसमेंट। अब डी फिना के अकॉर्डिंग क्या है, पोर्टफोलियो आर सिस्टमेटिक, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। इसमें बच्चों का पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है जिसमें बच्चों की हर एक चीज़ मेंशन होती है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वर्किंग पोर्टफोलियो अगर आप एम्प्लॉय हैं, असेसमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, शोकेस पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनर अपने पोर्टफोलियो बना के रखते हैं जिसमें उन्होंने सारे डिजाइन्स का एक प्रिंट आउट लगा के रखा होता है ताकि वो शोकेस कर पाए कि अगर आप मुझे ग्राफिक डिजाइनर रख लेते हैं तो मैं आपके लिए ये ऐसे ऐसे काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये शोकेस पोर्टफोलियो होता है। असिस्टेंट पोर्टफोलियो जैसे हम एजुकेशन में यूज करते हैं ताकि बच्चों को असेस कर पाए। वर्किंग पोर्टफोलियो एम्प्लॉयज का हम कह सकते हैं, एम्प्लॉयज का वर्किंग पोर्टफोलियो होता है, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पोर्टफोलियो फॉर ऑर्गेनाइजेशन का हम अब डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो इन ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, पोर्टफोलियो क्यों यूज़ करते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट का इसमें रिकॉर्ड होता है, जो बच्चे ने वर्क करा है या जो भी एम्प्लॉय ने काम करा है उसके वर्क सैंपल्स उसमें एडेड होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट का रिकॉर्ड होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, वर्क एनालिसिस ऑफ सेल्फ की हम बात कर सकते हैं। अनेक्डोट्स होते हैं उसमें। काउंसलर के कमेंट होते हैं, अगर बच्चे की काउंसलिंग हुई है तो काउंसलर ने क्या कमेंट दिए हैं बच्चे के बारे में या एम्प्लॉय के बारे में। लर्निंग गोल्स क्या है वो मेंशन होते हैं। राइटिंग सैंपल्स, राइटिंग या कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड है तो वो होता है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है इसमें। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स जो मिले हैं उसका रिकॉर्ड होता है। फोटोग्राफ्स होती है, जो भी फोटोग्राफ हो सकती है, ग्रुप फोटोग्राफ या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ मेंटेनिंग पोर्टफोलियो। अब अगर एज अ टीचर आपको बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना है तो आप कैसे मेंटेन करेंगे। कंसल्टिंग ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में आप कौन कौन आते हैं, पेरेंट आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं, आपके एक्टिविटी इंचार्ज काउंसलर आ जाएगा, आपके अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। फिर पेरेंट्स के साइन होते हैं, अथॉरिटीज के साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं। ये पोर्टफोलियो कंसल्ट होना चाहिए ऑल स्टेक होल्डर से, ठीक है, सारे उसको असेस कर सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्यों बन रहा है, राइट। एक्टिविटीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, सारा उसमें। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एक्सेस। एक्सेस किसके पास है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ एक्सेस होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चे का फीडबैक देख सकते हैं ना, पोर्टफोलियो देख सकते हैं ना, वैसे ही बच्चा भी अपना पोर्टफोलियो देख सकता है कि मैंने क्या क्या अचीव कर लिया। सजेशंस, पोर्टफोलियो में फिर एंड में क्या डालेंगे, सजेशंस डालेंगे। इंपॉर्टेंस क्या होता है पोर्टफोलियो मेंटेन का। असेसमेंट टेक्निक होती है, डेफिनेटली हम बच्चे को इससे असेस कर सकते हैं, ये एक रिटर्न रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है इंटरनल मोटिवेशन। अब पोर्टफोलियो जब बन रहा है तो बच्चा जब अपनी ग्रोथ खुद अपने आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं ना कि मैंने ये कर दिया था, तो उसके अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन आती है। थर्ड, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। जब पोर्टफोलियो आपके सामने है तो जो पेटीएम्स वगैरह होंगे आप कम्युनिकेशन कितने कंस्ट्रक्टिव करेंगे पेरेंट्स के साथ कि बच्चे का ये रिकॉर्ड है, तो आप बच्चे का रिकॉर्ड पेरेंट्स को दिखा सकते हैं या बच्चे को दिखा सकते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। परफॉर्म बेटर। अगर उसमें बच्चे का कुछ रिकॉर्ड है तो डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकता है और अच्छा। कुछ गलतियां देखेगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा नेक्स्ट टाइम। फिर हम इससे पोर्टफोलियो से स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या चैलेंजेस क्या होंगे बच्चे को। या एक वर्किंग कल्चर में है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीचर के भी पोर्टफोलियो बनते हैं।
उसे हम कहते हैं वर्किंग पोर्टफोलियो। तो स्वॉट एनालिसिस कहाँ से हो जाता है जिसका पोर्टफोलियो बनता है। आई होप इट्स क्लियर। विद दिस वी आर डन विद द ए पार्ट ऑफ यूनिट 3। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कोई आपका सजेशन होगा कि हमें ये वीडियो चाहिए, ये सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट। ओके, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कि सब्सक्राइब नहीं करते तो बच्चे बहुत ही बुरा भी लगता है मेरे को कि यार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर देना, इतना कर देना। ओके, and see you soon in the next video. Stay tuned. Bye. Take care.